डिस्कस करने वाले हैं जो मैं अर्निंग कर रहा हूं, वो अर्निंग पे मेरे को टैक्स पेमेंट करना रहेगा। बट मैं चाहता हूं सर मेरा टैक्स रिडक्शन हो जाए, मैं टैक्स कम पेमेंट करूं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने एक लिस्ट प्रिपेयर करके दिया है। अगर आप पर्टिकुलर इस जगह पे इन्वेस्टमेंट, बच्चों वर्ड्स ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा हूं तो मेरे को ETC के तहत डिडक्शन मिल जाएगा। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन ETC। ये मेरे पास ड्यूअल ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट वन, मेरी टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस करेगा और साथ साथ मेरा फ्यूचर भी सिक्योर करेगा, क्योंकि ETC में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात की है। डिडक्शन आपके पास अवेलेबल कब होगा? अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर HUF हो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता, आपके लिए ETC अवेलेबल है। यहां पे ये भी याद रख लो, इंडिविजुअल हो, HUF के लिए हो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ETC डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर ऑल बट इंडिविजुअल एंड HUF। अब बात करते हैं यहां पे जो आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन अगर आपने पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो ही डिडक्शन मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट की एक पूरी लिस्ट बना के रखी है। बट डिडक्शन कब मिलेगा वो भी समझ लो। पहले हमारे पास टोटल इनकम के 5 हेड अवेलेबल है। फर्स्ट वन है हमारे पास सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन हमारे पास कैपिटल गेन, फोर्थ BGBP एंड एट लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मेरे पास जो भी ये 5 हेड अवेलेबल है उसमें से जो भी इनकम हो रही है उस इनकम का अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से मैं डिडक्शन कर दूंगा, अलग अलग डिडक्शन अवेलेबल है मेरे पास। तो बात करते हैं ETC की। फर्स्ट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, दैट मींस PPF अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो वहां से मेरे को पूरी अमाउंट जितनी भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो टोटल अमाउंट मेरी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगी और अपनी टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। बट PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट सर किसके नाम पे होना चाहिए? क्या अगर पड़ोसी के नाम पे और उसमें मैंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं। PPF अकाउंट आपके खुद के नाम पे होना चाहिए, या फिर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के नाम पे होना चाहिए, या फिर आपके बच्चों के नाम पे होना चाहिए। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, हम दो हमारे दो, हमारी जो फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, अगर उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने तो ही आपको यहाँ पे डिडक्शन अवेलेबल मिलेगा। तो फर्स्ट वन लिस्ट में हमारे पास आ रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो भी आपको ETC के तहत डिडक्शन मिल जाएगा। करना क्या है आपको? पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लिख दो यहाँ पे अमाउंट। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या है अमाउंट? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लिख दो यहाँ पे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, दैट मींस सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, अगर पोस्ट ऑफिस में 5 साल की अगर आपने FD करवा के रखी है तो वो भी यहाँ पे लिख दो अमाउंट। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए वो भी लिख दो। और बच्चों इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, दैट मीन्स फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, उस अनसर्टेन को मैं सिक्योर बनाने के लिए कोई LIC की पॉलिसी ले रहा हूं, दैट मीन्स कहीं से भी मैं लाइफ इंश्योरेंस अगर परचेस कर रहा हूं तो उसके ऊपर जो भी मैं प्रीमियम पेमेंट कर रहा हूं वो प्रीमियम मेरे को डायरेक्टली डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैंने स्टार करके रखा है, एज वेल एज मैंने उसको मिडल में लाके रख दिया हुआ है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। ध्यान से सुनना, ये अगर हम लोगों ने पॉलिसी परचेज की हुई है बिफोर 1 अप्रैल 2012 तो हमारे पास क्या करना रहेगा? जो भी हमारे पास पॉलिसी है उसके 20% करने रहेंगे, दैट मींस 20% ऑफ सम एश्योर्ड। ध्यान से सुनना, अगर बिफोर 1 अप्रैल 2012 उससे पहले मैंने पॉलिसी परचेज करके रखी है और उसका प्रीमियम पेमेंट कर रहा हूं तो सम एश्योर्ड दैट मीन पॉलिसी अमाउंट के 20% आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013 दैट मींस बीच में सिर्फ 1 साल में अगर आपने इस टाइमिंग ड्यूरेशन में परचेज किया हुआ है
तो पॉलिसी की अमाउंट के आपको 10% करने रहेंगे। बट अगर आपने पॉलिसी परचेज की है आफ्टर 1 अप्रैल 2013 तो भी 10% ही आपको कैलकुलेट करने हैं। अब क्वेश्चन राइज आता है कि सर हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं अगर बिफोर 1 अप्रैल 2012 है तो 20% कर दो सम एश्योर्ड के, और अगर पॉलिसी आफ्टर 1 अप्रैल 2012 है तो 10% कर दो। यस, नॉर्मल पीपल के लिए ये अवेलेबल है। बट अगर किसी बंदे ने एप्लीकेबल किया हुआ है 80 CCD वाला डिडक्शन और 80 U वाला डिडक्शन, अगर इन दोनों में से कोई भी डिडक्शन किसी ने लिया हुआ है तो उसके लिए टैक्स रेट में जो भी एप्लीकेबल होगा वो 20%, 10% एंड 15%। ध्यान से सुना यहां पे और समझो क्या है। पॉलिसी जो है वो सम एश्योर्ड कहलाती है, उस सम एश्योर्ड के परसेंटेज करना है। सर परसेंटेज करके करना क्या है, अगर मेरी पॉलिसी मैं ले रहा हूं, मेरी पॉलिसी की अमाउंट है 10 लाख और पॉलिसी सपोज मैंने आफ्टर 1 अप्रैल 2012 के बाद मैंने ली हुई है और मैं इन दोनों में से कोई भी डिडक्शन अवेल नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली मेरे पास होगा इसका 10%। ये पॉलिसी अमाउंट है जिसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड, तो 10% करूं तो मेरे पास होगा 1 लाख, और जितना इसके ऊपर मेरा प्रीमियम जा रहा है पूरे साल में जितना प्रीमियम पेमेंट किया हुआ है उससे मैं कंपेयर करूंगा, दैट मींस एक्चुअल प्रीमियम। तो इन दोनों में से हमारे पास जो भी कम वाला ऑप्शन आएगा दैट मींस विच एवर इज लोअर, वही मैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन ले सकता हूं। दोबारा, अगर पॉलिसी बिफोर 1 अप्रैल 2012 है 20%, आफ्टर 1 अप्रैल 2013 है तो 10%। बट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप डिडक्शन अवेलेबल कर रहे हो 80 CCD और 80 U तो आपके लिए 20%, 10% और 15% करने रहेंगे फॉर अ सम एश्योर्ड। उसका कंपैरिजन किसके साथ करना होगा, एक्चुअल प्रीमियम। दोनों में से जो भी आपका कम आएगा वही आपको 80C के तहत डिडक्शन मिलेगा। तो चलो ये बात हो गई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। अगर मैं रीपेमेंट कर रहा हूं होम लोन, दैट मींस यहां पे मैंने कोई लोन लिया हुआ है मेरे घर परचेज करने के लिए, तो जो भी मैं होम लोन रीपेमेंट कर रहा हूं और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट अगर रीपेमेंट कर रहा हूं तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा 80C में से। नया घर अगर मैं परचेस कर रहा हूं, नई कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूं जिसकी मैंने स्टैंप ड्यूटी पेमेंट किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट किया हुआ है, तो वो भी मेरे को 80C के तहत डिडक्शन मिल सकता है। Then after approved annuity plan of LIC or any other insurance company, LIC की कोई अप्रूव्ड प्लान में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो भी 80C के तहत मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। एंड ट्यूशन फीस फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, बट यहाँ पे फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, और वो भी ट्यूशन फीस पेड इन यूनिवर्सिटी है तो ही आपके लिए अवेलेबल होगा 80C में से। अब देखो यहाँ पे क्या चक्कर हो रहा है, सर मैंने बहुत सारे पैसे तो इन्वेस्टमेंट कर दिए, यहाँ पे इसकी अमाउंट सेपरेट मैंने लिख दिया, ध्यान में रखना है सिर्फ इस अमाउंट को, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी अमाउंट हो रही है आपके पास ऐसे कैलकुलेशन करना है। देन आफ्टर जो भी प्रीमियम है टोटल करो, जो भी आपके पास अमाउंट आ रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आ रही है, अगर वो 1,50,000 से कम है तो समझ लो आपके जलसे है। दैट मीन्स मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1,40,000, तो मेरे को 80C में से डिडक्शन मिलेगा 1,40,000। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1,50,000 तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा 1,50,000। बट अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,51,000 तो अपने लोग चले गए काम से। दैट मीन्स हैसियत कितनी है 80C की, सिर्फ और सिर्फ 1,50,000, उससे ज्यादा 1 रुपया भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। आपने इन्वेस्टमेंट बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया और 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट 80C में कितना मिलेगा
1,50,000 ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इन्वेस्टमेंट चाहे जितना भी करो, बट आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से जब माइनस करने की बात आए तो 80C में मैक्सिमम 1,50,000। देन आफ्टर जो आएगा उसको हम बोल देंगे नेट इनकम, और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की जाती है। टैक्स लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पे अगर आपने क्लिक किया तो वहां पे आपको पता चल जाएगी कि पर्टिकुलर एक बार इनकम हमने फाइंड आउट कर दी। इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, जो 5 हेड है, उसमें से मैं डिडक्शन ले रहा हूं, बहुत सारे डिडक्शन है, 1 बाय 1 डिस्कशन करते रहेंगे आगे, बट आज के लिए सिर्फ और सिर्फ 80C। अगर डिडक्शन डिडक्ट कर रहा हूं माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, नेट इनकम। नेट इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। तो आज का सेक्शन था 80C ड्यूअल बेनिफिट। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके लिए इनकम भी रिड्यूस करेगा, इनकम रिड्यूस होने से आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिल सकता है। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। ऑब्वियसली लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली में भी बताइए ये वीडियो, ताकि पर्टिकुलर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर कोई प्लानिंग करना है, कुछ बेनिफिट अवेल करना है टैक्स बेनिफिट में, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट।